देखिए, अभी तक तुम लोग पढ़ रहे थे स्वर के कुल भेद और अनुनासिक और निरनुनासिक व्यंजन तथा स्वर। पिछली क्लास में हमने आपको यही पढ़ाया था। इससे पहले आपको प्रयत्न पढ़ाया गया था, आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। वैसे प्रयत्न होते कितने हैं? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्रयत्न कितने होते हैं तो कितना बताओगे? 2। कौन से 2? आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर पुनः कितने प्रकार का? आभ्यंतर पुनः 5 प्रकार का। स्पृष्ट, ईषत स्पृष्ट, ईषत विवृत, विवृत और समृत। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का? 11। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। थोड़ा रिवाइज करवा रहे हैं। अब 2 प्रश्न हम पूछेंगे प्रयत्न से ही, उनका सटीक उत्तर सबको देना है। और कठिन प्रश्न भी नहीं होंगे, सरल प्रश्न होंगे। जरा ये बताओ कि जो 11 बाह्य प्रयत्न होते हैं उनमें से कितने प्रयत्न स्वर वर्णों के हैं? कौन कौन से 3? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और कितने व्यंजन वर्णों के? जब सीधी सी बात है 11 में से 3 स्वर के हैं तो शेष जितने बच्चे वो व्यंजनक होंगे ना। तो 8 व्यंजन वर्णों के हैं। मान लीजिए कोई अगर ऐसा प्रश्न पूछ लेता है, ये केवल इसलिए तुम नहीं पढ़ रहे हो कि पेपर में आए, टिक लगा दो, पास होके मास्टर बन जाओ और फिर स्कूल में जाओ, चाहे न जाओ तो मास्टर तो बन ही गए, इसलिए नहीं पढ़ रहे हो। इसलिए पढ़ रहे हो कि मास्टर संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता। तुमको पता है, आज तो खैर थोड़ी महत्ता कम हो गई है, नहीं पहले समय में अगर कोई समस्या होती थी तो जैसे लोग कोई समस्या होती तो आज पुलिस के पास जाते हैं। पहले कोई समस्या होती थी, कोई सी समस्या का हल नहीं मिलता था तो लोग मास्टर के पास जाते थे। गांव का पिक्चरों में देखो, पहले समय में पुरानी पिक्चरों में मास्टर के महत्व को दिखाया गया है। और यही कारण है मास्टर को कहते हैं, मास्टर बिल्कुल चहुमुखी प्रतिभा का विकसित व्यक्तित्व वाला होता है। इसी कारण से कोई भी बुद्धिमानी वाला काम कराना होता है सरकार को तो मास्टर को चुनती है। तुमने सोचा है कि पीठासीन केवल मास्टर ही क्यों बनाया जाता है? क्योंकि सरकार को पता है कि इलेक्शन का काम है, तमाम प्रकार की वोटों की गणना करनी होगी, इसलिए ऐसे प्राणी को बैठाओ जो बुद्धिमान हो। और संसार में बुद्धिमान कौन? मास्टर। दूसरी चीज है, घूस ना लेने में सबसे अग्रणी कौन है? मास्टर। घूस लेने का मौका नहीं मिलता है, कहाँ से ले ले बेचारा? कौन लड़का घूस दे नहीं सकता, वो अपन फीस दे दे उतने काफी है। तो इसलिए मास्टर सबसे बुद्धिमान है। अगर आप मास्टर की कुर्सी पर बैठेंगे तो ये मान के चलिए कि हर आदमी यही आपसे अपेक्षा रखेगा कि जो पूछे वो बताओ। अब जैसे कोई जरूरी नहीं कि तुम खाली पेपर में पास हो गए, कोई आए और खास करके प्राइमरी का मास्टर कोई आए तुमसे कह दे कि विज्ञान में ये बताओ, या साइंस गणित में ये बताओ, या संस्कृत में ये बताओ, या इंग्लिश में ये बताओ, तो तुम ये नहीं कह सकते कि हम तो साइंस के स्टूडेंट थे, संस्कृत आती नहीं, या हम संस्कृत के स्टूडेंट थे, हमको साइंस आती नहीं। प्राइमरी है भैया, बच्चे को हर कुछ पढ़ाना है। गणित भी तुम ही पढ़ाओगे, अंग्रेजी भी तुम ही पढ़ाओगे, उर्दू भी तुम ही पढ़ाओगे अगर हुआ वहां तो, और संस्कृत हुई वो भी तुम ही पढ़ाओगे। हर चीज तुमको पढ़ाना है। इसी कारण से देखो सुपर टेट के सिलेबस में सारे विषय रख दिए गए। हिंदी पढ़ो, अंग्रेजी पढ़ो, संस्कृतो पढ़ो, साइंसो पढ़ो, गणित भी पढ़ो, सब कुछ पढ़ना है तुमको, क्योंकि आगे जाके सब कुछ तुमको पढ़ाना है। टेट में ऑप्शन है कि जूनियर का टेट दोगे तो या तो आर्ट साइड या तो साइंस साइड। आर्ट साइड में सामाजिक विषय, साइंस साइड में गणित और विज्ञान होता है। ऑप्शन भाषा में दे दिया, या तो संस्कृत ले लो, या तो अंग्रेजी ले लो, या तो उर्दू ले लो। हिंदी कंपलसरी कर दिया। लेकिन सुपर टेट में तुमको तीनों भाषाएं पढ़नी हैं, इसीलिए क्योंकि जब कक्षा 3 का बच्चा होगा तो वहां पर तीनों भाषाएं मिलेगी पढ़ाने के लिए। कक्षा 1 2 में तो थोड़ा सा कम हो जाता है, 3 के ऊपर आपको सब कुछ पढ़ाना है। गणित भी पढ़ाओगे आप ही, गणित के लिए अलग से मास्टर नहीं आएगा, वो जूनियर में बंटवारा होता है, प्राइमरी में नहीं। इसलिए आपको सब कुछ पढ़ना है और सब कुछ पढ़ाना है, ठीक है। अब जैसे सोचो कि 10 नंबर की संस्कृत आएगी, पढ़ के क्या करेंगे? सरकार तो ये योगी बाबा तो सोच रहे हैं कि हमने सुपर टेट के सिलेबस में रख दिया, इसका मतलब हमारा जो मास्टर फैक्ट्री से निकलेगा वो संस्कृतज्ञ भी होगा, अंग्रेजीज्ञ भी होगा, हिंदीज्ञ भी होगा, सब कुछ होगा उसके पास। इसीलिए तो रखा ना सिलेबस में। आखिर 14 विषय रखने का उद्देश्य क्या था? इससे अच्छा तो टीजीटी और पीजीटी इंटर का मास्टर एक विषय पढ़ेगा,
तुमको पता है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आई हैं, इसकी तैयारी करने के लिए तुमको 14 विषय नहीं पढ़ना है, एक विषय, वो भी केवल जो ग्रेजुएशन में हो टीजीटी के लिए और पीजी में हो पीजीटी के लिए, वो पढ़ना है। तुमको अगर एजुकेशन से मास्टर बनना है तो बस एजुकेशन के 125 प्रश्न हल करो, बाकी कोई मतलब नहीं है। संस्कृत का बनना है तो 125 क्वेश्चन संस्कृत के होंगे, हल करो। तुमको हिंदी, रीजनिंग, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, कोई मतलब उसका नहीं है। ये होता है टीजीटी पीजीटी का, ठीक है। तो आज आपको हम पढ़ाएंगे संधि। 2 प्रश्न पूछने के लिए हमने कहा था, एक तो हमने पूछ लिया कि 3 वाह्य प्रश्न स्वरों के होते हैं, तो शेष जो 8 बचे वो व्यंजन के होंगे। विवाल, संवाल, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। समझ पाए? इसी तरह से एक प्रश्न और पूछते हैं, जरा बताना। प्रश्न कितने प्रकार के बताया गया है? कौन कौन से? आभ्यंतर और बाह्य। तो आभ्यंतर प्रश्न तो हमने वर्णों के आधार पर पढ़ाया था, लेकिन बाह्य प्रश्न जो थे 11 हैं, उनको हमने 2 पंक्तियों के माध्यम से पढ़ाया था। एक पंक्ति हम बोलेंगे और दूसरी पंक्ति तुम बोलोगे, शायद याद आ जाए तुम लोगों को। बोले? खरो विवारः श्वासा अघोषाश्च। अगली पंक्ति तुमको बोलना था। अगली पंक्ति बताओ क्या है? हाँ, हसः संवारः नादः घोष। समझ पाए? आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं, आपके फायदे की बात बता दे रहे हैं। हम हर बार कहते हैं, आज फिर से कह दें, जितने लोग चैनल में देखे हैं, यूट्यूब में, वो भी देखिए हैं। अगर पढ़ाए गए विषय वस्तु को तुम भूल रहे हो तो इसका मतलब किसी न किसी कोचिंग का हिस्सा बनकर रह जाओगे, और पढ़ाए गए विषय को याद रखोगे तो सीधी सी बात है, किसी सरकारी विद्यालय का हिस्सा बनोगे। अब तुम क्या चाहते हो? जीवन भर किसी न किसी कोचिंग का हिस्सा बनना या किसी सरकारी विद्यालय का हिस्सा बनना? ये सबको पता है कि हमको सरकारी विद्यालय का हिस्सा बनना है, लेकिन पढ़ाई गई विषय वस्तु को भूल जाते हो सब लोग। फिर से पहली लाइन हम बोलेंगे, दूसरी तुम बोलोगे। खरो विवारः श्वासा अघोषाश्च। खरो मतलब खर प्रत्याहार, हसः मतलब हस प्रत्याहार। समझ गए? आओ आगे चलते हैं। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे संधि, और कुछ ऐसे बिंदुओं को भी साथ साथ में बताएंगे जो आज से पहले आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, और बाकी संधि तो बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हो, ठीक है। वैसे संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ जानते क्या होता है? संधि शब्द का मतलब क्या होता है? संधि शब्द का मतलब होता है मेल या जोड़। जहां सामान्यतः हम पुरुषों में, मतलब इंसानों में, जीवों में जो मित्रता होती है उसको भी संधि कहते हैं, वहां भी मेल या जोड़ को संधि कहते हैं। और वर्णों में जब मित्रता होती है तो उसको भी संधि कहते हैं। जैसे 2 लोग हैं, परस्पर आपस में मिले, बातचीत हुई, दोस्त बन गए, मित्रता हो गई, मतलब संधि हो गई। ऐसे ही व्याकरण में भी जब 2 वर्ण निकट आते हैं तो दोनों वर्ण में मित्रता हो जाती है, और कुछ स्थल तो ऐसे हो जाते हैं जहां दोनों वर्णों के स्थान पर एक नया वर्ण बन जाता है। बस उसी नए वर्ण में परिवर्तित होना ही संधि है। और संधि सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। एक का नाम होता है स्वर संधि, दूसरे का नाम होता है व्यंजन संधि, और तीसरे का नाम होता है विसर्ग संधि। एक का नाम है स्वर संधि, दूसरे का नाम है व्यंजन संधि, और तीसरे का नाम है विसर्ग संधि। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि को संस्कृत में किस नाम से भी जानते हैं? अच संधि से। और व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से। ये अच और हल मतलब जानते हो क्या होता है? अच बराबर स्वर होता है और हल बराबर व्यंजन होता है, और विसर्ग संधि को विसर्ग संधि के नाम से ही जानते हैं। तो इस प्रकार से संधि के 3 भेद हो जाते हैं। एक का नाम है स्वर संधि, दूसरे का नाम है व्यंजन संधि, और तीसरे का नाम है विसर्ग संधि। स्वर संधि को ही अच संधि, क्योंकि अच का मतलब स्वर है, और दूसरे का नाम व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को ही हल संधि कहते हैं, क्योंकि हल का मतलब व्यंजन होता है। ठीक है, 2 लाइनें लिख लो, फिर आगे पढ़ाते हैं। लिखिए, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़।
संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, मेल या जोड़। जब जब दो वर्ण वर्ण आपस में मिलकर, जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जब दो वर्ण आपस में मिलकर एक नए वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, जब एक नए वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे संधि कहते हैं, तो उसे संधि कहते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। आगे लिखिए, संधि शब्द की व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब संधि शब्द कैसे बना। संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस धा प्लस की। संधि शब्द की व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति है सम प्लस धा प्लस की, जिसमें सम उपसर्ग है, धा धातु है और की प्रत्यय है। अब इधर जरा एक नजर डालिए सब लोग, देखिए धा से पहले एक चिन्ह दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है। इसी चिन्ह को थोड़ा ऐसे करके लगा दें तो ये गणित का अंडर रूट हो जाता है, जानते कि नहीं जानते हैं। वैसे ये संस्कृत व्याकरण में किस नाम, मतलब ये चिन्ह कैसा चिन्ह है, धातु का चिन्ह है। अगर किसी शब्द किसी अक्षर के पूर्व ऐसा चिन्ह तुमको दिखाई पड़े तो समझ जाओ वो धातु का चिन्ह है। इस चिन्ह के बाद जो भी अक्षर या शब्द लिखा होगा उसको हम धातु कहते हैं, वही धातु जिसका हिंदी अर्थ क्रिया होता है, तो ये धातु है। और आपको पता है धातु से पहले लगने वाला जो शब्द या शब्दांश होगा वो उपसर्ग कहलाएगा, और धातु के बाद में लगने वाला जो शब्द या शब्दांश होगा वो प्रत्यय कहलाएगा। अब देखिए धा धातु है। अब जैसे कोई आपसे प्रश्न करे कि संधि शब्द किस धातु से बना है, तो धा धातु से बना है। संधि शब्द में उपसर्ग कौन सा है, सम उपसर्ग है। और संधि शब्द में प्रत्यय कौन सा है, की प्रत्यय है। की प्रत्यय में खाली ई बचता है, का लोप हो जाता, वही ई जाके इसमें लगता तो धी बनता है। ध्यान रखें कि जिस भी शब्द के अंत में धी प्रत्यय की प्रत्यय लगेगा वो शब्द सदैव पुल्लिंग का वाचक होगा, वो शब्द पुल्लिंग बन जाएगा। अब जैसे संधि शब्द में की प्रत्यय लग गया, अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि संधि शब्द में प्रत्यय अगर की है तो ये शब्द किस लिंग का है, तो देखने में तो ये स्त्रीलिंग लगता है। बोलते भी हैं संधि की जाती है, संधि होती है, संधि पढ़ी जाती है, लेकिन वास्तव में संधि शब्द पुल्लिंग का वाचक है। आपने देखा होगा जूनियर जब सुपर टेट का यूपी टेट का पेपर देते होंगे तो वहां प्रश्न आता है, शब्द दे देंगे, कहेंगे ये शब्द किस लिंग का है, तो लिंग निर्धारण के लिए प्रश्न आता। संधि शब्द पुल्लिंग का वाचक है, पुल्लिंग का, और संधि नहीं जिन शब्दों के अंत में धी हो, धी का मतलब की प्रत्यय से बना हो, वो भी पुल्लिंग का वाचक होगा। जैसे निधि, विधि, नाम भले लड़कियों का होता हो, भले वो देखने में स्त्रीलिंग लगता हो, लेकिन संस्कृत में वो पुल्लिंग का वाचक होगा, हिंदी में उसको स्त्रीलिंग में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह संधि। अब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि संधि शब्द किस लिंग का है, तो किसका बताओगे, सब लोग बोलो, उधर वाले भी बोलो, उई मोहल्लस बोलो। हाँ, किस लिंग का है, संधि शब्द किस धातु से बना है, जोर से बोलो। संधि शब्द में उपसर्ग कौन सा है, संधि शब्द में प्रत्यय कौन सा है, और संधि शब्द की व्युत्पत्ति सम प्लस धा प्लस की। समझ पाए, यह संधि शब्द की व्युत्पत्ति थी। व्युत्पत्ति उसी तरह से जैसे तुम लोग बीएड कर रहे होगे या बीटीसी कर रहे होगे तो एजुकेशन शब्द पे व्युत्पत्ति बहुत पूछी जाती थी। एजुकेशन शब्द कैसे बना, तो कहते थे एजुकेटन से बना हुआ है। तो उस तरह से संधि शब्द, वैसे तो वहां 3 ऑप्शन दिए जाते थे, यहाँ एक ही ऑप्शन है। तो संधि शब्द सम धा की, आपने लिखा 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, मतलब 2 वर्ण मिलके परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे संधि कहते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए, एक लाइन और उसमें लिखिए, जब 2 वर्ण एक नए वर्ण के रूप में
परिवर्तित होते हैं जब दो वर्ण एक नए वर्ण के रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जब दो वर्ण एक नए वर्ण के रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे संधि कहते हैं। जबकि 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 दो पद एक नए पद के रूप में परिवर्तित होते हैं जबकि दो पद एक नए पद के रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे समास कहते हैं। जबकि दो पद एक नए पद के रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे समास कहते हैं। जब दो पद एक नए पद के रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे समास कहते हैं। संधि और समास, अब लिखना नहीं है, लिखना इतने था। संधि, अब सुनो, केवल संधि और समास एक ही चीज है। संधि का मतलब भी जोड़ना और समास का मतलब भी होता है संक्षिप्तीकरण करना, मतलब संक्षेप में लिख देना, तो वो भी जोड़ ही है एक प्रकार का। तो समास और संधि में अंतर इतना है कि दो वर्ण मिलकर एक नए वर्ण में परिवर्तित हो जाएं तो संधि है और दो पद एक नए पद में परिवर्तित हो जाएं तो समास होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा संधि में कि संधि हो, हमने कहा होता है वर्णों में है, लेकिन आप देखते होगे राम और आनंद में संधि करते हैं तो ये राम और आनंद दो शब्द ही तो हैं, नहीं हैं भले शब्द, लेकिन हम जोड़ते केवल वर्णों को हैं। राम के आ को और आनंद के आ को, इन दोनों वर्ण को जोड़ते हैं, इन दोनों स्वर को जोड़ते हैं। हम कभी दोनों पदों को संधि में नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, सबको पता है। कौन कौन से तीन संधियां हैं बोलो जरा? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये संधियों के भेद तुमको बता दें, फिर उसके बाद बताते हैं कि संधि होती कैसे है। संधि, अच्छा ये बताओ जरा, तुम लोग इतने दिन से संधि पढ़ रहे हो, खास करके स्वर संधि तो बहुत पढ़ा होगा, कक्षा 6, 7, 8 से शुरू किया होगा, हिंदी में भी पढ़ते हैं, संस्कृत में भी पढ़ते हैं। ये बताओ संधि की जाती या संधि हो जाती? सोच के बताओ, संधि की जाती या संधि हो जाती है? कितने लोग हो जाती पर समर्थन करते हैं? बस इतने लोग हो जाती है, मतलब इनकी सबकी हो गई होगी तो हो जाती है। और कितने लोग समर्थन करते कि संधि की जाती है? और ये लोग संधि जबरदस्ती किए होंगे तो ये करने पर जोर दे रहे हैं, और जिनकी ऑटोमेटिक संधि हो गई होगी। वास्तव में बताओ संधि की जाती या हो जाती? सोच के बताओ। संधि हो जाती है, संधि की नहीं जाती है, बिल्कुल प्रमाण देंगे तुमको संधि। और तुम सोचो कि शब्दों में अगर संधि हम करेंगे नहीं तो शब्द आपस में मिलेंगे कैसे? शब्दों में भी संधि हो जाती है, तुमको संधि करने की जरूरत नहीं है, अपने आप संधि हो जाएगी। बस एक माहौल बनना चाहिए, और माहौल होता है संहिता। संधि के लिए जरूरी होता है संहिता। संहिता माने जान जाओ तो अपने आप जान जाओगे संधि होती क्या है। संहिता मतलब जानते हो क्या है? संहिता का मतलब होता है सन्निकटता, समीपता। अब तुमने क्लास से एक उदाहरण देते हैं, फिर वर्णों के बारे में बताते हैं। इसमें अब बताना कितने लोग ऐसे हैं जो पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, वो दुर्गेंद्रा में आकर एक दूसरे को जाने हैं? ईमानदारी से बताना। नहीं तो एक दूसरे, सभी तो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अगर तुम कहते हो सभी एक दूसरे को जानते तो उदाहरण देते हैं। तुम भैया, हाँ हाँ, क्या नाम? हाँ आप हाँ, एक मिनट खड़े होके बताओ, सब लोग देखे तो। हाँ, आप जो पेन लिए हो, हाँ हाँ, क्या नाम आपका है? गौरव, गौरव नाम है ना? सौरभ, एक मिनट सौरभ, इस लड़की को जानते हो? तो यहाँ तो सब लोग कहे कि सब एक दूसरे को जानते हैं, इसको जानते हो? नहीं जानते हो। बगल वाले जानते हो? क्या नाम है? क्या नाम है उसका? पवन। कब से जानते हो? क्यों जानते हो? क्योंकि बगल में बैठते थे ना। बैठो। अब यही हम बताना चाहते थे, संधि का मतलब होता है सन्निकटता। जो जिसके सन्निकटता में आएगा, संधि तो सब लोग पढ़ लेंगे कि आ मिलकर दीर्घ संधि,
ई मिलकर दीर्घ संधि, आ ई मिलकर गुण संधि, वो तो सबको पता है। सामान्य चीज तुमको बताते हैं, तुमको ऐसा नियम बताने जा रहे हैं कि तुमको संधि करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बोलोगे संधिन वाला पद बोलोगे, शब्द लिखा होगा, जब तुम्हारे मुंह से उच्चरित होगा तो अपने आप संधि बन के निकलेगा। तुमको संधि करने की जरूरत, नियम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनो कैसे। संधि का मतलब होता है सन्निकटता। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के करीब में आता है तो उनमें भी संधि होती है, दोस्ती होती है। जैसे मान लो दीप्ति यहां बैठी है, कोई भी नाम होगा सामान्य दिया, और दीप्ति के बगल में सावित्री आई। एक दिन बैठी, ये दोनों से अपरिचित थी। दूसरे दिन फिर वहीं बैठी, तीसरे दिन फिर वहीं बैठी। अब दोनों लोगों में एक का पेन खत्म हो गया होगा, मांग लिया बहन दे दो। अगले दिन पानी मांग लिया होगा। अब एक दिन ने पानी मांगा, एक ने पेन मांगा। अगले दिन कोई समोसा खाने गई होगी, इन दोनों में से लेके आई होगी, ले तुम खा लो। धीरे धीरे संधि हो गई, मित्रता हो गई, नाम जान गए। अब इसी बीच में किसी घर में कोई कार्यक्रम पड़ा होगा, निमंत्रण दिया होगा, निमंत्रण दिया, धीरे धीरे और दोस्ती गहराती चली गई। गहराते गहराते क्या से क्या हो गया देखते देखते। अब एक दूसरा उदाहरण बताते हैं, यही 2019 से 19 क्या बल्कि 18 से जो सुपर टेट का बैच चल रहा था, वहां से एक लड़का कोचिंग करता था और बगल में एक लड़की कोचिंग करती थी। बीच की बात नहीं बताएंगे, आप दोनों लोग पति पत्नी हैं, इतना तुम जान लो, ये यही की बात बता रहे हैं। तो इसको कहते हैं संधि, इसको कहते हैं संहिता। अब शब्दों में देखो क्या होता है, वर्णों में क्या होता है। जब दो वर्ण समीप आते हैं और दोनों को तुम एक साथ बोलोगे, दोनों का एक साथ उच्चारण करोगे, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे मुख से जो उच्चारण होगा वो संधि वाला पद ही उच्चरित होगा, भिन्न नहीं हो सकता। लेकिन शर्त एक है कि तुमको एक साथ जल्दी से बोलना है। अगर तुम एक साथ नहीं धीरे धीरे से बोलोगे तो संधि नहीं हो सकती है। उदाहरण देते हैं, देखो आओ। जैसे मान लो लिखा हुआ है राम और दूसरा पद लिखा है आनंद। अब इसको तुम धीरे धीरे नहीं बोलोगे, इसको स्पीड से एक साथ बोलो। मतलब तुम कोशिश करो कि हम जोड़ेंगे नहीं, लेकिन शर्त यह है कि बोलना एक साथ है। बोल के देखो। अब हम अगर स्पेस दे दें, सुनना, स्पेस दे दे। कैसे? राम, स्पेस दो यार, राम, हमको बोलने दो, राम आनंद। अब स्पेस दे दिया, राम आनंद, स्पेस दिया, संधि नहीं होगी। और एक साथ बोलो राम आनंद। अब और जल्दी बोलो। और मान लो जल्दी ना बोल पा रहे हो तो तुम क्या करो कि दोनों शब्दों को लो और कम से कम 10 बार जल्दी जल्दी बोलो। रामानंद 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 रामानंद, अपने आप रामानंद बन के निकलेगा। और ये खाली रामानंद में नहीं है, जितनी भी संधियां हैं हर संधि में होता है। वो दूसरा उदाहरण देते हैं, देखो कैसे। जैसे दूसरा उदाहरण सुनो। जैसे मान लो हम लिख दें एक कठिन संधि, ये तो सरल थी, तो तुम सोचो सरल था, आ था, तो दीर्घ संधि बन गई है। कठिन देते हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ है इति प्लस आदि। क्या लिखा हुआ है? इति और आदि लिखा है। अब इन दोनों को तुम स्पीड से बोलो, इति और आदि को जल्दी से बोलो, और जल्दी। और मान लो ऐसा ना बना पा रहे हो तो ऐसे बोलो, इति और आदि को मुंह में रखो और 10 बार बोलो, इत्यादि 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 इत्यादि, अपने आप इत्यादि निकलेगा। ये मशीन है संधि बनाने की, ये मुंह नहीं, मशीन है। जैसे मिक्सर घर में होता है, धनिया डालो, लहसुन डालो, नमक डालो, और जो भी डालना है डालो उसमें, उसके बाद 4 बार घुमाओ, क्या निकलेगा? बस उसी तरह से है। और यही नहीं है, इसके अलावा और भी तमाम तुमको उदाहरण देंगे। तुम देखोगे, उसको बनाओगे तो अपने आप जो पद बनेगा वो संधि वाला पद ही बनेगा। एक वृद्धि संधि को उदाहरण देते हैं, देखो। जैसे मान लो लिखा हुआ है तत्र प्लस एव। अब तत्र और एव को जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। तत्रैव 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 तत्रैव, अपने आप तत्रैव बनेगा। क्यों? अब इसका कारण जानते हो कि क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो संधि है वो संधि बनती ही उच्चारण स्थान के आधार पे है। तुमने देखा होगा गुण संधि में कि आ और ई ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? गुण संधि में आ और ई ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? तुमने सोचा ये नहीं कि दुनिया भर में
झौवा भर स्वर हैं, तमाम स्वर हैं, आखिर आ और ई मिलकर ए ही क्यों बना? आ और ई मिलकर के ओ क्यों नहीं बन गया? ये भी तो संभव था। आ और ई मिलकर के औ क्यों नहीं बन गया? आ और ई मिलकर के री क्यों नहीं बन गया? ये भी तो बन सकता था, ये भी तो स्वर है। आखिर आ और ई मिलकर ए ही क्यों बना? इसका कारण है उच्चारण स्थान। क्योंकि अगर कोई दूसरा स्वर बना देंगे जो उच्चारण स्थान से मैच नहीं करेगा तो मुख से संधि नहीं हो पाएगी। आओ बताते क्यों बना। देखो, तुम लोग उच्चारण स्थान पढ़ डाले हो ना? बोलो भाई, पढ़े हो ना? पक्का? चलो बताओ, आ का उच्चारण स्थान क्या है? सबको पता है, कंठ है? ई का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? तालु है। मतलब आ और ई इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालु है कि नहीं है? तो अब इन दोनों के स्थान पे जो नया पद आएगा वो इनके उच्चारण स्थान से मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं किया तो यहां नहीं रख सकते। और उच्चारण स्थान कंठ तालु ढूंढो तो आप एक सूत्र पढ़ोगे, ए दैतो कंठ तालु। तो जो ए है उसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ और तालु होता है, इसलिए आ और ई के स्थान पर ए किया गया। उच्चारण स्थान क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो उच्चारण का स्थान है संधि वहीं से बनती है। और तुमने उच्चारण करके देख लिया, कोई भी दो पद हो जिनमें संधि करना हो, उन दोनों पदों को मुंह में रखो और जल्दी से बोलो। अगर स्पीड में बोल लेते हो तो अच्छी बात है, नहीं स्पीड में बोल पा रहे तो जल्दी जल्दी 10 बार बोलो। शब्द जो बन के सामने आएगा वो अपने आप संधि वाला ही पद आएगा। एक उदाहरण देते हैं, फिर से करके देखो। यड़ संधि का एक उदाहरण है सु प्लस आगतम। अब सु और आगतम क्या बनता है? ना बनाओ, सु और आगतम को 10 बार बोलो, बोल के देख दो। स्वागतम 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 बन रहा है। क्यों? क्योंकि उच्चारण स्थान। आपने ये भी पढ़ा होगा, दूसरा उदाहरण देते हैं। यड़ संधि पढ़े होंगे आप, हिंदी में पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? बताओ भाई, पढ़े हो तो हाँ करो, ना पढ़े हो तो ना करो। अभी तो हम समझा रहे हैं, संधि तो अभी बाद में पढ़ाएंगे। यड़ संधि पढ़ा है? यड़ संधि में होता है कि अगर पहले वाले शब्द के अंत में ई, उ, री या लरी, ये 4 स्वर पहले वाले शब्द के अंत में आ जाए और बाद वाले शब्द के आरंभ में इनसे भिन्न स्वर आ जाता है, तो ई को हटाते ही के स्थान पे क्या होता है? बोलो भाई। या उ के स्थान पे, री के स्थान पे, लरी के स्थान पे होता है। कबो सोचा कि री को या क्यों बनाया? उच्चारण स्थान। ई का उच्चारण स्थान बताओ। इचु यशानाम तालो। और या का बताओ? इचु यशानाम तालो। जागते हुए पढ़ो भैया, क्या हो रहा है? इतना घनघोर अवस्था भी ना पढ़ डालो। अच्छा, समझे? इसी तरह से अगला देखो, री है, री को क्या बना? री को क्या बना? री का उच्चारण स्थान मूलधा, ऋतु रसाणाम मूलधा। और रा का बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है कि कोई और उच्चारण स्थान होगा, बिल्कुल समान होगा। लरी का पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? लृतु लसानाम दंता, इसलिए पहले उच्चारण स्थान तुमको पढ़ाए थे। लृतु लसानाम दंता, तो ला का भी दंत है। हाँ, इसमें थोड़ा अंतर है क्योंकि इसका समकक्ष वर्ण नहीं मिला। ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ और वा का दंतोष्ठ, लेकिन है तो ओष्ठ इसमें भी ना। तो उच्चारण स्थान के आधार पर संधि होती है। पाणिनि ने एक सूत्र लिखा था, स्थानीय अंतर तमाम, उसी के आधार पर उच्चारण स्थान को आश्रित मान करके ही संधियां की जाती हैं। समझ पाए? तो 2 चीज, इतने सबसे खाली 2 चीजें आपको समझ में आई और वही याद रखना भी है। पहली चीज, संधि का जो विषय होता है वो होता है उच्चारण स्थान। संधि जो बनती है वो उच्चारण स्थान के आधार पर बनती है। और दूसरी चीज ये आपको याद रखना है कि संधि की नहीं जाती है, संधि हो जाती है। तुम एक बस में जाते हो, स्कूल में नौकरी लग जाएगी, जाना, एक बस में बैठोगे, एक बस से जाओगे, पहले दिन अपरिचित होगे, 50 दिन बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद बस के आधे लोग तुम्हारे दोस्त होंगे। तुम दोस्ती नहीं बनाओगे तब भी दोस्त होंगे। तुम दोस्ती नहीं करोगे, दुश्मनी कर लोगे, तब भी नाम एक दूसरे को पता होगा। क्यों? क्योंकि उसको कहते हैं सन्निकटता, उसको कहते हैं संधि। समझ पाए कि नहीं? तो संधि हमेशा हो जाती है, की नहीं जाती है। आओ फिर से 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं और आगे चलते हैं। संधि का मतलब
मेल या जोड़। संधि का व्युत्पत्ति सम क्या है, धा क्या है, की क्या है, की बराबर ई, की बराबर का की संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, ई यही ई लगेगा तो धी बनेगा, और सम धी बन जाएगा, बनेगा समधी। संधि नहीं समधी, देखो सम है ना ये। अब तुम बताओ जब ई इसमें लगेगा तो धी बना, तो इधर सम और धी दोनों मिलाओ क्या बनेगा। फिर एक व्यंजन संधि होगी जो अभी नहीं बताएंगे, हम व्यंजन संधि में ही बताएंगे। उस व्यंजन संधि के तहत माँ को ना बने, बल्कि दो व्यंजन संधि होगी, माँ को ना बनेगा तो संधि बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संधियां होती कितने प्रकार की हैं, ध्यान रखना। 3 संधियां, कितनी, कौन कौन सी, स्वर व्यंजन विसर्ग। दीपक तने अंधेरा करो कहा देवी जी, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा बोला करो, हूँ हाँ किया करो, नहीं पीछे वाले सब बोल डाले। दीपक नहीं होता, जलता रहता है, दुनिया में प्रकाश देता है, अपने नीचे अंधेरा रखता है। तो दीपक यहाँ जल रहा है, आसपास अंधेरा नहीं, पास अंधेरा नहीं, इधर उजाला है, इधर अंधेरा। इनको कह देंगे लड़ने लगेंगे, इसलिए हम कह नहीं रहे हैं। क्या नाम है, तुम इनके पिए होगा, पर्सनल असिस्टेंट हो क्या, तो तुमसे पूछा गया क्या, दोस्त है, कैसे दोस्ती हुई, संधि के तहत। पहले से एक दूसरे जानते थे तो कैसे जाने। कह रही हैं थोड़ा सा धुआं उठा आग जल गई, वही बात सही है, और क्या, यही होता है। अच्छा, इसके अलावा सबसे पीछे जो शुरू में जाओ, बिल्कुल शुरू, बिल्कुल शुरू, बिल्कुल शुरू, कि बच्चे का जन्म हुआ, वो किसी को जानता था, तो आखिर लोगों से दोस्ती कैसे हो गई। बस संधि, ये सब संधि का विषय। आगे चलते हैं। ये जो स्वर संधियां हैं इनको ही अच कहते हैं। अच्छा, स्वर संधि के कितने भेद सबको पता है, कितने लोग जानते हैं कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, और कितने लोग जानते हैं कि 7 भेद होते हैं। अब सुनो ध्यान से, हिंदी में पढ़ोगे तो स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ, वृद्धि, गुण, यड़, अयादि। लेकिन जब संस्कृत में पढ़ोगे तो 2 भेद बढ़ जाएंगे, एक पूर्व रूप, एक पट। इसका मतलब ये नहीं है कि ये 2 भेद बढ़े, स्वर संधि के 7 ही भेद होते हैं, 5 होते ही नहीं हैं। क्योंकि हिंदी बनी ही सरलता के आधार पे थी, तो हिंदी ने 5 सरल सरल को छांट लिया। जो कठिन था, जैसा किसी ऑप्शन छांटने के लिए कोई किसी को मौका दिया जाए, तो जो होशियार लोग होते हैं वो पहले जाएंगे, पहले सरल सरल चीजें छांटेंगे। बस में जैसे बैठने कहा जाए, बस पूरी खाली हो, तो आदमी जब चढ़ेगा तो सबसे पहले देखेगा हमको हर तरह सुविधा कहाँ है। इमरजेंसी सीट में खिड़की भी पास में हो, थूकने में भी आसान हो, पान मसाला खाएं तो हम, हवा भी आती रहे, वो ढूंढेगा। और मान लो बस भरी है, कहीं एक को सीट कहीं नहीं खाली है, तो चढ़ेगा तो सोचेगा कहीं भी मिल जाए, बैठ जाए बस। तो वही चीज है कि हिंदी को जब छांटने दिया गया कि छांट लो तुमको जो जो व्याकरण की चीजें लेनी है, तो हिंदी ने संस्कृत की संधियों में से 5 संधियां छांट ली स्वर संधि में से। दीर्घ, वृद्धि, यड़, गुण, अयादि। क्योंकि पूर्व रूप और पररूप हिंदी की नजर से कठिन लगने लगी, तो हिंदी में छोड़ दिया गया। ध्यान रखना, पूर्व रूप और पररूप संधि कठिन नहीं है, बल्कि वो हिंदी से मतलब इन 5 से और सरल है। बस उसको ध्यान से अगर पढ़ा जाए तो, पढ़ने के ऊपर है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो पूर्व रूप और पररूप संधियां इन 5 संधियों से, मतलब दीर्घ, वृद्धि, यड़, गुण, अयादि से बहुत सरल लगेगी। उसमें कुछ निश्चित शब्द हैं, उतने निश्चित शब्दों को याद रखिए, अपने आप संधि बनती हुई चली जाएगी, वो बताएंगे आपको। बाकी ध्यान रखेंगे कि संस्कृत में स्वर संधि के 7 भेद होते हैं। एक का नाम है दीर्घ संधि, दूसरे का नाम है गुण संधि, तीसरे का नाम है वृद्धि संधि, चौथे का नाम है यड़ संधि, और 5वें का नाम है अयादि संधि। तो इस तरह है 7, 6ठे का नाम है पूर्व रूप और 7वें का नाम है पर रूप। इस तरह 7 स्वर संधियां बनती हैं क्रमशः। और देखते हैं कौन कौन सी स्वर संधि 7 हैं। एक का नाम है दीर्घ संधि, दूसरे का नाम है गुण संधि, तीसरे का नाम है वृद्धि संधि,
चौथे का नाम है यड़ संधि और पांचवें का नाम है अयादि संधि। छठे का नाम है पूर्व रूप संधि और सातवें का नाम है पररूप संधि। इस तरह 7 संधियां हो गए। हाँ, कुछ विद्वान मानते हैं कि एक संधि प्रकृति भाव संधि, वो भी स्वर संधि के अंतर्गत आता है, लेकिन चूंकि प्रकृति भाव को बलदराज ने ही मध्य सिद्धांत कौमुदी में पंच संधि अलग करके लिख दिया है, इसलिए सामान्यतः 7 संधि ही मानना चाहिए स्वर संधि के अंतर्गत। कुछ विद्वान एक और मान लेते 8 हो जाती हैं, किसी किसी पुस्तक में भी आपको लिखा मिलेगा, उसको कहते हैं प्रकृति भाव संधि। चूंकि हम उसको पढ़ाएंगे, लेकिन स्वर संधि में इन्हीं 7 को मानना चाहिए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि, पूर्व रूप और पररूप। अब देखना ध्यान से ये है आपको कि हिंदी में भी ये संधियां पढ़ते हैं, खास करके 5 इसमें की पढ़ते हैं, तो हिंदी में केवल परिभाषा पढ़ते हैं और संस्कृत में आपको सूत्र और परिभाषा दोनों पढ़ना पड़ेगा। आप हिंदी में पढ़ोगे तो खाली परिभाषा दिखाई पड़ेगी। दीर्घ संधि में कि इधर भी आ हो, उधर भी आ हो, इधर भी ई हो, उधर भी ई हो, इधर भी ऊ हो, उधर भी ऊ हो, तो दोनों मिलकर दीर्घ बनता है। लेकिन संस्कृत में हम आपको सूत्र पढ़ बताएंगे और सूत्र का ही अर्थ बताएंगे, जिससे परिभाषा बन जाएगी और आप लोग उसी के आधार पर पढ़ते हुए